हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी के साथ, सेकंड एमटीपी फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज। क्वेश्चन 1A पैटर्न रिमेन्स द सेम। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाकी 5 में से कोई भी 4 करनी है। पर क्वेश्चन की जो एवरेज वेटेज है सब पार्ट्स मिला के दैट इज 20 ओनली। दिस ए मिस्टर ए, फर्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं। मिस्टर ए ऑर्फनेज रन कर रहा है और उसका फ्रेंड ने उसको 2 लाख डोनेट करने के लिए बोला था, ठीक है। ऑन एमरजेंसी ए ने 1.5 लाख रुपया ट्रीटमेंट पे खर्च कर दिया और बाद में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा ऑन हिज ट्रस्ट ही स्पेंडेड 1.5 लाख, वो 1.5 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुका है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो ये 1.5 लाख रुपया खर्च किया है वो रिकवर होगा। आंसर इज रेसिप्रोकल कंसिडरेशन का पॉइंट, कि अगर कंसिडरेशन रेसिप्रोकली आती है तो रिकवर होता है, अगर रेसिप्रोकली नहीं आती तो रिकवर नहीं होता। यहां पे अब हुआ क्या, उसने उसको 2 लाख का पहले प्रॉमिस किया, उसके बाद उसने 1.5 लाख स्पेंड किया। इसका मतलब है ये जो 1.5 लाख स्पेंड करने का कॉन्फिडेंस आया वो इस 2 लाख के प्रॉमिस से आया। तो हमने पढ़ा था वैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी एक्सेप्शन पड़ी थी चैरिटी, याद आया? तो पहले हम लिखेंगे ऑन अ जनरल रूल एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, जो कि हमने 25 में करा। लेकिन हाउएवर व्हेन एग्रीमेंट हम चाहे विदाउट कंसिडरेशन है, जिसको हम नडम पैक्टम बोलते हैं, वो वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा कब? इन केस ऑफ चैरिटी प्रोवाइडेड उस केस में ऑपोजिट पार्टी ने उसके प्रॉमिस को कंसिडर करते हुए लाइबिलिटी इनकर कर दी हो। और यहां पे 1.5 लाख स्पेंड करने का जिगरा 2 लाख की प्रॉमिस की वजह से आया, इसीलिए ये 1.5 लाख वो रिकवर कर सकता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, मिस्टर एल ने लेट आउट किया उसका रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम फॉर 50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल एल ने ही पे करना था। एल किसी रीजन की वजह से 5 साल तक का 5 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर सका, क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी उसको। ठीक है, ध्यान देना है। घर है किसका? एम का, नहीं एल का। लेट आउट किया उसने एम को। एल ने बिजली का बिल नहीं दिया, बिजली का बिल ये ओनर है तो बिजली का बिल तो ओनर के पास आना है। दिक्कत किसको होगी? एम को, कि इसकी जगह मैं चुका देता हूं, नहीं तो मेरे को भी घर खाली करने को बोल देगा। तो सी एल बाउंड था, एम ने वॉलेंटरी पे कर दिया। जब कोई बाउंड कोई और हो, उसने नहीं एम को बोला था पे करने के लिए, एम ने खुद पे कर दिया 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या सी क्लियरली मेंशन्ड है, वॉलंटियरली किया। यही हमें चाहिए होते हैं पॉइंट्स। सेक्शन कौन सा लग गया? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 69। आ जाओ इसके आंसर पे। 69 देखते हैं इसका आंसर। दे से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ पर्सन who is interested in the payment of money which another is bound to pay and has paid it, तो quasi contract बनता है he must be reimbursed. In the instant case उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अवॉइड कर रहा था, बाउंड कोई और था, पे किसी और ने किया। quasi contract कि उसको उसके प्रति इसको रीइम्बर्स करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट। अब ये देखो, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 3 4 3 4। देखो वो कितने कम में खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं, वो इंस्टेंट केस को नहीं उठा रहे। वो इंस्टेंट केस जो हम एज इट इज उठा के लिखना शुरू कर देते थे, कुछ बच्चों की बहुत गंदी आदत है, मैंने टेस्ट पेपर्स चेक किए हैं। आप एज इट इज क्वेश्चन को उठा रहे हो और इंस्टेंट केस में एज इट इज पूरी इतनी बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो, उन्होंने नंबर नहीं देने। यू सी वो बहुत बुलजाई पे चल रहे हैं। छोटे से छोटा कम से कम टू द पॉइंट लिख के आओ। ठीक है, आगे चलते हैं। बी में वो बोल रहे हैं XYZ was incorporated to hold the patent for a new product. The company is expecting to start, मतलब अभी स्टार्ट नहीं की है। Its commercial production within next, मतलब हम शुरू करने वाले हैं। तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है बट होल्ड करके रखती है अपने काम को, हम उसको कौन सी कंपनी बोलते हैं? डोरमेंट कंपनी।
डोरमेंट कंपनी आ जाता है सेक्शन 455 के हिसाब से, ठीक है। इन द मीन वाइल द टाइमली इंस्टॉलेशन द कंपनी हैज प्लेस द परचेज ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद द डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़। रेफरिंग टू द प्रोविजंस बताओ वेदर द कंपनी कैन गो इन एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी और नॉट। ध्यान देना, एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन नेक्स्ट 2 years। देखते हैं जी, पहले उन्होंने डोरमेंट कंपनी डिफाइन की है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसको कि हम बनाते हैं। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती, यार ये क्या हो रहा है, डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है 455 में जिसको कि हम बना लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन करवाते किसके लिए हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या हम होल्ड कर रहे होते हैं एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेकिन हमने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की होती है। हम इस कंपनी को इनएक्टिव तब बोल देते हैं जब ये कंपनी 2 साल तक कोई भी बिजनेस नहीं करती। इन द इंस्टेंट केस इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, इसका मतलब इन्होंने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी है। यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। याद है उसकी लिस्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास लिस्ट है कि अगर हमने फीस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए फीस पे करी है, अगर हमने स्टार्टिंग के लिए फॉर्म्स फिल की पे करी है, तो वो सब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होते। बट वहाँ पे बाइंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता था, इसीलिए बाइंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तुमने करी है उसमें कवर होता है। दैट इज द रीजन कि 455 में आने के लिए आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की होनी चाहिए थी। अब आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी है, इसीलिए अब आप डोरमेंट कंपनी की कैटेगरी में कवर नहीं होते हो। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में। सेम क्वेश्चन हम पता नहीं कितनी बारी कर चुके हैं, और ऑफिस है इसका पुणे में, इंडिया। आपने बताना है फॉरेन कंपनी है कि नहीं। 2 clause 42 फॉरेन कंपनी क्या बोलती होती है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिजिकली हो या एजेंट हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका कोई एक्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है या आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, खुद कर रहे हो कि वाया एजेंट कर रहे हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस केस स्टडी के हिसाब से आप सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुए हो, और क्योंकि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस पुणे में है, तो हम आपको इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी डिक्लेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? देखते हैं इसका आंसर। ये रहा जी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में देखो उन्होंने पहले डेफिनेशन दी 2 clause 42 की, उन्होंने पूरी बात लिखी हुई है कि आप इनकॉर्पोरेट होने चाहिए इंडिया से बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, इटसेल्फ या एजेंट फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, हाँ बट आप एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे होने चाहिए। तो वो कह रहे हैं इनका सिंगापुर में ऑफिस क्रिएट हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस पुणे में, हम मान के चल रहे हैं कि एक्टिविटी क्रिएट करते होंगे, इसीलिए हम इनको फॉरेन कंपनी का खिताब देते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे स्टेट द मोड्स बाय विच पार्टनर में ट्रांसफर, मतलब पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, में ट्रांसफर कर सकता है, मतलब सेक्शन कौन सा आ गया 29, यानी कि सब पार्टनर वाला। और सब पार्टनर को हम और क्या बोलते थे, ट्रांसफरी। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको आपकी बुक्स में लिखवाया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद हो, जब एक सब पार्टनर आता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसने उसको सब पार्टनर बनाया, जब तक वो वहां पे रहता है सब पार्टनर की कोई औकात नहीं होती। इफ यू रिमेंबर, सब पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, बस वो सिर्फ एक काम कर सकता है, जो शेयर उसको उसका बंदा देगा उसको वो चुप करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब जिस पार्टनर ने उसको सब पार्टनर बनाया था, जब वो अपना रिलेशन पार्टनरशिप से सिवियर करता है, तब राइट्स ग्रांट हो जाते हैं ट्रांसफरी, यानी कि सब पार्टनर को, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, उनको क्रॉस चेक कर सकता है और अपने शेयर के लिए क्लेम अराइज कर सकता है। ठीक है जी, देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक बारी फटाफट से रीड करो, फिर हम आगे चल, जल्दी से हैव अ लुक, रीड इट, ताकि हम आगे चल। जो बोला है वही लिखा हुआ है।
चल दूं आगे। अच्छा, state the modes by which a partner may transfer his interest in the firm in favor of another person and what are the rights of such transfer। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आंसर की में उन्होंने क्वेश्चन आंसर में 31 दिया होता, आई डोंट नो वो क्यों राइज किया जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखते हैं जी, सेकंड का ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सोनी प्रिया की फ्रेंड है, शी वांटेड टू बाय टू व्हीलर। ओके, Priya agreed to sell her two-wheeler to Sony and it was decided that price of a two-wheeler will be fixed by Priya के पापा, यानी कि price to be fixed by third party। सेक्शन नंबर 10 आ गया किसका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। वो उसके जो फादर है वो ऑटो डीलर है। प्रिया ने, ध्यान देना है, पापा ने अभी प्राइस डिसाइड करनी थी, उससे पहले ही प्रिया ने इमीडिएटली कीज किसको दे दी, सोनी को। याद करो हमने क्या पॉइंट किया है, थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर देगी तो वही प्राइस। अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड ना कर पाई या उसने कैंसिल कर दिया या स्टेप बैक कर लिया या उसको किसी ने प्राइस डिसाइड ना करने दिया, तो हम देखेंगे उससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो वो वापस नहीं मांगी जा सकती, रादर दूसरा बंदा उसका क्या पे करेगा, रीजनेबल प्राइस। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती हुई है तो वो बंदा प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, जो जा चुकी है उसको तुम वापस नहीं मांग सकते, उसका आएगा क्या, रीजनेबल प्राइस। जो गई नहीं है उसको तुम क्लेम नहीं कर सकते, उसके प्रति कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी है। ठीक है, तो यहां पे कीज ऑलरेडी हैंड हो चुकी थी, कीज इज इक्वल टू सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी हो चुकी है और फिक्स कर चुके हैं। उसके पापा ने रिफ्यूज कर दिया प्राइस फिक्स करने से, तो उसकी इनएबिलिटी हो गई कि वो सेल नहीं कर पा रही। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं क्या प्रिया वापस मांग सकती है, व्हीकल। आंसर इज वापस नहीं मांग सकते, रीजनेबल प्राइस। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रिया हैड नॉट हैंडेड ओवर द व्हीकल टू सोनी। यस, अगर उसने व्हीकल हैंड ओवर ना की होती या चाबी हैंड ओवर ना की होती तो उसको डिलीवरी नहीं हुई थी। तो अगर डिलीवरी नहीं होती और थर्ड पार्टी जिसने प्राइस डिसाइड करनी थी वो स्टेप बैक करते तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, वॉइड। तो फिर वहां पे प्राइस असर्टन ही नहीं हो पाई तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाती है, फिर वहां पे रीजनेबल प्राइस पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेट्स सी द आंसर। लो जी, पहले क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 7 मार्क्स की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझते उन्होंने पहले 9 बताया। अगर ये 3 नंबर में होता तो क्या मैं 9 देती, आंसर इस कभी भी नहीं देती, सीधा 10 देते, लेकिन अब देना पड़ेगा। फिर 10 पहले डिटेल में दिया, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, और उसके बाद उन्होंने बताया, ये देखो थर्ड पार्टी प्रिवेंटेड का भी बताया, फिर बताया इंस्टेंट केस कि प्रिया ने हैंड ओवर कर दी थी कीज, सब कुछ बता दिया। फिर वो बता रहे हैं क्योंकि प्रिया ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुकी थी कीज, इसीलिए अब वो बैक नहीं मांग सकती, क्या पे होगी उसकी, रीजनेबल प्राइस। अगर हैंड ओवर नहीं की होती तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 मार्क्स का अगेन डिटेल्ड क्वेश्चन है। ओपीसी को डिफाइन करो और उसके सारे रूल्स बताओ। क्या ओपीसी एनपीओ में कन्वर्ट हो सकती है या प्राइवेट कंपनी में? आंसर इज ओपीसी एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन ओपीसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो उन्होंने पहले ओपीसी पूछा और उसकी मेंबरशिप, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ओपीसी आ गया हमारा 2 क्लॉज 62 पे, और ओपीसी डिफाइन का सेक्शन है, प्रोविजंस का तो सेक्शन ही नहीं है। हाँ, उसमें मिनिमम एक ही बंदा होगा, उसका सेक्शन कौन सा है, 3। तो यहाँ पे हम बताएंगे 2 क्लॉज 62 के हिसाब से ओपीसी वो कंपनी होती है जिसमें एक बंदा ही एज अ मेंबर होता है और मेमोरेंडम में उसका नाम और उसके नॉमिनी का नाम मेंशन्ड होता है, और अगर उसका नॉमिनी मर गया तो उसके भी यहाँ पे कोई और बंदे को आपको नॉमिनी फाइल करना होता है। नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट होना जरूरी होता है। जो बंदा नॉमिनी अपॉइंट हुआ है, बंदा जो मेंबर है वो भी उसको निकाल सकता है, चेंज कर सकता है, और नॉमिनी खुद भी किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है। ओपीसी में जो पर्सन है और जो मेंबर है, दोनों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फिर नेचुरल पर्सन होने चाहिए। इंडिया के रेजिडेंट है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका कम से कम स्टे कितना होना चाहिए, 120 डेज का। एक बंदा एक में मेंबर और दूसरे में नॉमिनी हो सकता है, बट एक बंदा एक से ज्यादा में मेंबर या एक से ज्यादा में नॉमिनी नहीं हो सकता। माइनर कभी भी ओपीसी का पार्ट नहीं बन सकता और ओपीसी 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए
नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछा है, ये डन है, सी पार्ट पे हैं हम सेकंड के। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी with limited liability. It's an alternative corporate business vehicle that only gives benefits. सारा 4-5 लेने के बाद नीचे 4 फीचर्स दिए, याद है मैंने तुम्हें बोला था वो ऐसे करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। स्टिल जाके हम एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट 2K1 का डी बार बार रिवाइज करवाया था क्लास में। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2 clause 20, मतलब इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ठीक है जी। और उन्होंने सेकंड बोला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए कोई भी लायबल नहीं है। पार्टनर्स के एक्ट के लिए एलएलपी लायबल होती है, वो भी तब जब उसने विद इन द अथॉरिटी रह के काम किया हो। अगर उसने आउटसाइड द अथॉरिटी जाके काम किया तो उसके लिए एलएलपी भी लायबल नहीं होती है। फिर आ जाते हैं फॉरेन एलएलपी 2K1 का एम। फॉरेन एलएलपी कौन सी है जी, जो बिल्ट इन कॉर्पोरेट फॉर्म कहां से हुई है, इंडिया के बाहर, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे स्टैब्लिश किया हुआ है, इंडिया में। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका मतलब है आपका हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यू गेट क्लोथ विद द क्लोथ्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। तो जो एक नेचुरल इंडिविजुअल राइट्स है वो आपको सब मिलेंगे, लेकिन हाँ आप ओथ नहीं ले सकते, आप शादी नहीं कर सकते, आप जेल नहीं जा सकते। तो उसके लिए उनको कोई ना कोई चाहिए जो उसके बिहाफ पे एक्ट करे। तो एलएलपी के केस में उसके बिहाफ पे एक्ट कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 का A का 1। जैसे PQR ने पार्टनरशिप बनाई है, 12 सालों से चल रही है, 12 सालों के लिए बनाई है। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 साल, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द बिजनेस इनकर्ड लॉसेज ईच ईयर, ठीक है। डिस्पाइट दिस, पी चाहता है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें फॉर द रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग कितना रह गया, 8 सालों का। Examine the reference to the Indian partnership. Can P insist to continue the business? If so, what options are available to QR who are reluctant to continue operating the business? अब आप एक बात समझो, अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या तो तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस बंद होना चाहिए था, फिर तो हम बोलते कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है, एक अलग हो गया, 2 अलग हो गए। पी कहता है मैंने बिजनेस कंटिन्यू करना है, क्यूआर कहते हैं हमने बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। तो तीनों में क्या आ गई, क्लैशेस। जब क्लैशेस आ जाते हैं तो तुम्हें बीच में किसको घुसाना पड़ता है, कोर्ट को। तो यहाँ पे उन्होंने तुमसे पूछा क्यूआर अगर रिलक्टेंट है कि हमने बिजनेस को नहीं ऑपरेट करना, मतलब वो क्या मांग रहे हैं तुमसे, वाइंडिंग अप। तो जब वाइंडिंग अप, इसका मतलब सेल्फ नहीं हो सकती, वाया कोर्ट होएगी, वाया कोर्ट होएगी। ये देखो उन्होंने क्या आ गया, जैसे सेक्शन जो 40 है वो राइट पहले तो देता है पार्टनर्स को कि अगर वो चाहते तो आपस में एग्रीमेंट करके, कंसेंट करके ऐसा कर सकते थे। बट इंस्टेंट केस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए पी अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, क्यू और आर अलग डायरेक्शन पे डाल रहे हैं। इसीलिए हमारे को सेक्शन 44 के हिसाब से जो डिसॉल्व करवाना है वो वाया कैसे करवाना पड़ेगा, कोर्ट। उन्होंने जाके वहां पे बोला है कि पी कंटिन्यू वेरिएट होता था, इसीलिए 40 कंसेंट के साथ, अगर तो वो पी समझदार है और वो क्यू और आर की कंसेंट लेने में साबित क्लियरली हो जाएगा तो हमें 44 में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने आपसे पूछा बताओ पी क्या कर सकता है। पी ज्यादा से ज्यादा, कोर्ट में नहीं तुम जा सकते कि बिजनेस को कंटिन्यू रखवाओ, कोर्ट में जा सकते हो बिजनेस को बंद करो। तो पी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, क्यू और आर की कंसेंट ले सकता है। क्यू और आर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 चीजें, या तो पी की कंसेंट ले ले, कंसेंट लेके म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ 40 में बंद करवा ले, और अगर वो पी की कंसेंट लेने में कामयाब नहीं होते तो 44 में चले जाएं। 44 में जाके कोर्ट को बोले भाई देखो हमारी ऐसी सिचुएशन है, आप अपने आप ही इसको क्या कर दो, डिसोल्यूट। समझ आई मेरी बात? तो देखो उन्होंने नीचे दिया हुआ है, सी पी के पास ओनली 1 ऑप्शन है, क्या, Q प्लस आर की क्या ले लेना, कंसेंट। क्यों, क्योंकि वो चलाना चाह रहा है, चलाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और Q एंड R की ऑप्शन क्या है, ये देखो दोनों, या तो तू कोर्ट में चला जा क्योंकि P मानेगा नहीं, या तो P को मनवा के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्रीमेंट कर लो। समझ आया? आगे चलते हुए बैक टू द क्वेश्चन पेपर। ए बी ऑपरेट कर रहे हैं टेक्सटाइल मर्केंटाइल बिजनेस पार्टनरशिप का क्वेश्चन है फिर से। उसमें जी ए स्लीपिंग पार्टनर है, ए स्लीपिंग पार्टनर है,
B acquires certain fabric goods belonging to C. However, B is aware that these goods are stolen property. एक को पता होने का मतलब क्या होता है, लेकिन उस एक को पता होने का मतलब सबको पता होना होता है जो खुद एक्टिव पार्टनर हो और पार्टी टू फ्रॉड ना हो. याद करो. उसके बावजूद बी अवेयर था जी. डिस्पाइट दिस नॉलेज बी ने ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ा दिया. Moreover, B records proceeds from these sales in the firm's books. Now, A wants to avoid the liability towards C on the grounds of misconduct by B. In the light of the provisions of Indian Partnership Act, discuss the liability of A and B. ये देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है. कहते हैं 25 के हिसाब से अगर हम चले तो 25 के हिसाब से जो हर पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, जॉइंट एंड सेवरल. ठीक है. 26 के हिसाब से चलें तो फर्म लाइबल है सेम एक्सटेंट के लिए, चाहे उस पार्टनर ने फिर रॉन्गफुल एक्ट क्यों ना किया हो, बट किया कैसे होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स में और अपनी अथॉरिटी में रहते हुए. ठीक है जी. सेक्शन 20 सी 3 सेक्शन आए, 1 2 3. 27 कहता है फर्म लाइबल है अगर पार्टनर ने विद इन स्कोप में रहते हुए काम किया हो और थर्ड पार्टी ने पैसा लगाया लेकिन उस पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया. वो कहते हैं इंस्टेंट केस में ए बी सी को लाइबल रहेंगे. क्यों? A cannot avoid liability merely on the grounds that he is a sleeping partner. Why? Because जो ट्रांजेक्शन हुई है वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही हुई है. तो आप सिर्फ ये बोल के कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं आप मेरे को लाइबल नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इज दैट क्लियर? 3 सेक्शन हिट किए हैं यहाँ पे. अगर मैं इस वाले पेपर को लेके चलूँ तो पेपर औखा है. वो सेक्शन उठाए होंगे जो कभी नहीं आते मोस्टली. आगे. हाँ जी हाँ जी. यहाँ पे 27 क्योंकि वो स्कोप में काम कर रहा है. मैम यहाँ पे मिस एप्लाइज की तो बात ही हुई नहीं. क्यों? उसने गलत किया तो है. उसने गलत किया तो है. लॉजिकली अगर आप ये दोनों दे के ये दे देते वो भी बिल्कुल करेक्ट था. मतलब 27 आपके हिसाब से वो कह रहे हैं कि उसने अंदर खाते ट्रांजैक्शन करी है, पैसा मिसअप्लाई किया, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है. यही बोल रहे हो ना? तो अगर आप फर्स्ट 2 सेक्शंस के बाद इंस्टेंट केस करके उसको प्रॉपर आंसर कर देते हो तो वो भी करेक्ट है. ठीक है. आगे नेक्स्ट वो कहते हैं जी थर्ड के बी के 1 पे चलते हैं. पहले देखते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. 4 मार्क्स का. ठीक है. XYZ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है. पेड अप शेयर कैपिटल एज इट इज दिया हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20% है. लाइफ इंश्योरेंस वालों के पास 8% है. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास इतना % है. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास इतना % है. ABC लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी के पास इतना % है. एज पर द शेयर होल्डिंग स्टेट वेदर XYZ लिमिटेड कैन बी कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी. मतलब पहले 2 क्लॉज 45 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कंपनी बताना पड़ेगा. उसकी डेफिनेशन क्या है? होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 1 स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट. ये देखना जरा, ये देखना जरा. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला, फिर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, फिर है पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स. अब याद करो उसके नीचे एक लाइन दी होती थी गवर्नमेंट कंपनी में उसकी सब्सिडरी भी इंक्लूड, गवर्नमेंट कंपनी में उसकी सब्सिडरी भी इंक्लूड्स कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी. मतलब मैं गवर्नमेंट कंपनी हूं, तुम मेरी सब्सिडरी हो, तो तुम भी क्या कहलाए जाओगे? गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है. ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10% नहीं 20%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 40%, टोटल 40%. उन्होंने लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड करती है 8% और ABC लिमिटेड
15%, टोटल कितना हो गया? इट कैनॉट बी टेकन इन टू द अकाउंट वाइल काउंटिंग 51%. वाई? बिकॉज उन्होंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही आएंगी. LIC इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है. एंड मोर ओवर, अगर आप ध्यान दो, जो लास्ट है ABC लिमिटेड इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी. कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? ABC लिमिटेड ओन. तो ABC लिमिटेड सब्सिडरी होगी. ABC लिमिटेड जो सब्सिडरी है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको तो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, तो उसकी परसेंटेज को हम यहां पे कवर नहीं करेंगे. समझ आया? आगे ये पॉइंट क्या है? जब वो गवर्नमेंट डिक्लेयर हो जाती उसकी सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी होगी. समझ आया? तो कंसिडरिंग दैट, तो वो कहते हैं अगर हम प्लस करें तो टोटल कितना बना? 40%, जो कि 51% से कम है, इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्वालिफाई नहीं करता. बहुत बच्चों ने कहां पे गलती करी, ये क्वेश्चन पेपर में भी सेम क्वेश्चन था लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट ईयर. बच्चों ने गलती से इसको, ये देखो दिया हुआ उन्होंने पब्लिक, एंड इफ यू रिमेंबर गवर्नमेंट कंपनी एंड PFI आर टू सेपरेट थिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते. और जो लाइन ये बोलते हैं इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल करती है, तो वो तो एक अलग कंपनी है ना यार, उसका इसको गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर करने से क्या लेना देना. ठीक है, आगे नेक्स्ट वो कह रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, MN होल्ड करते हैं 70%, 30% ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी. दोनों मर गए. लीगल इफेक्ट बताओ जी, बताओ जी. परपीचुअल सक्सेशन, किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के बर्थडे से, रिटायरमेंट से, आउटगोइंग से, डेथ से कंपनी को कोई भी कंसर्न नहीं है. कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो इट गेट्स द लीगल जुडिशरी नेम वाया गवर्नमेंट. जो बनाता है वही बिगाड़ता है. जब तक गवर्नमेंट खुद उसकी वाइंडिंग अप नहीं कर देती, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कंपनी को इनके मरने से दूर दूर तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता. लेट्स सी द आंसर एक बारी, उन्होंने कितना दिया हुआ है और किस तरीके से दिया हुआ है. लेट्स सी. उन्होंने दिया हुआ है कंपनी का एक फीचर होता है कि कंपनी वाउंड अप कौन करता है? गवर्नमेंट. कंपनी की यही मरने आने जाने से एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता. तो उन्होंने बोला है अगर M&N 70-30% के होल्डर थे भी, अगर मरमरा गए भी, तो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? चल दें आगे. नेक्स्ट देखते हैं जी, फोर्थ का A नहीं, थर्ड का C. डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट आर द राइट्स इंजॉयड बाय श्योरिटी? राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर भी देने हैं, प्रिंसिपल डेटर भी देने हैं, को श्योरिटीज भी देने हैं. सिंस इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली रीड करने जा रहे हैं. 141 से स्टार्ट करेंगे, सब्रोगेशन से. देखो जी 140 से हमने स्टार्ट करना है, सब्रोगेशन से. वो नीचे दिया हुआ उन्होंने आंसर में. जैसे राइट अगेंस्ट द श्योरिटी को क्रेडिटर के प्रति क्या राइट मिलेगा? जो बेनिफिट क्रेडिटर के पास पड़ा था सिक्योरिटीज का, वो सारा किसको मिल जाएगा? श्योरिटी को. 141 में सेट ऑफ, मतलब अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में कुछ लेन देन करना था तो वो लेन देन श्योरिटी अपने अमाउंट के साथ एडजस्ट कर सकता है. राइट टू शेयर रिडक्शन, अगर क्रेडिटर ने लाइबिलिटी एक्सरसाइज करने से पहले श्योरिटी की, प्रिंसिपल डेटर की कोई लाइबिलिटी को कम किया है, या प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो उसके एसेट से पूरा तो रिकवर होने नहीं वाला, तो श्योरिटी कहता है मैं क्यों नुकसान भुगतूं, तो जितनी उसकी एसेट से रिकवर हो सकता है उतने तक के लिए आप मेरे को लायबल कर सकते हो. अगला आ गया राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर. सबसे पहला आ गया ही विल स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन. और दूसरा, जो पैसे उसने राइटफुली अपनी जेब से स्पेंड किए होंगे वो सारे वो प्रिंसिपल डेटर से क्या करेगा? इंडेमनीफाई. 145 में राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज, हर को श्योरिटी से इफ नथिंग इज मेंशन तो आप इक्वल राइट क्लेम कर सकते हो. बट अगर आपका एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी साइन हुआ हो और आपने डिफरेंट अमाउंट्स के प्रति साइन किया, फिर 146 ना लग के 147 लग जाएगा. तो जितनी अमाउंट का आपने प्रॉमिस किया, आप सिर्फ उतनी अमाउंट की लायबिलिटी बेयर करोगे, बाकी की लायबिलिटी आप बेयर नहीं करोगे. जस्टिफाइड? चल दें आगे. नेक्स्ट चलते हैं जी, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन. दे से Mr. J entered into an agreement with S to purchase his house for 20 लाख.
विद इन 3 महीने में मैं खरीद लूंगा, उसने 50,000 रुपया टोकन मनी पे कर दी है। अब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कोई लोकल एडमिन, मतलब कोई हड़तालें होनी शुरू हो गई है, जिस चक्कर में उसके घर को क्या कर दिया गया, डिमोलिश। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। When Mr. J was informed about the incident, he asked for the refund of the token money. Referring to the relevant, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो सेक्शन 56 लग जाता है, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अब हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। क्योंकि वो 50,000 ऑलरेडी टोकन मनी दे चुका था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो 64 65 की आ जाता है। 64 कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे वापस होंगे, 65 कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइड एग्रीमेंट में पैसे वापस होंगे, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या बोला। ये देखो, पहले 56 दी है, 56 इम्पॉसिबल, हो नहीं पाएगा तो वॉइड हो गया, और 65 कहता है कि आप क्या रिकवर कर सकते हो, रिफंड। तो प्रेजेंट केस के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि सिंस एंटी इन्फ्लेमेशन जो भी हो गया था उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अवॉइड हो गया है, सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है, इसको लीगली परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो 50,000 रुपया तुमने टोकन मनी के तौर पे दिया था उसके प्रति कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, उस 50,000 को तुम वहां से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आगे नहीं, ये तो कोई और है। आगे चलते हुए, देन दे से रामा ने शाम को बोला है लैपटॉप बेच दे, मैं तेरे को लैपटॉप बेचने के ऊपर 11% की कमीशन दूंगा। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, Rama thought that the prices of laptops might go up in near future and he revokes Shyam's authority for any further sale. ध्यान देना है। राम के कहने पे श्याम ने 11% कमीशन पे लैपटॉप बेचने थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन पुट की है इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स पे। उसने श्याम की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया फॉर एनी फर्दर सेल। इसका मतलब उसने ब्रीच किया। श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर एट हिज एंड, श्याम को इससे पहले पता लगता वो ऑलरेडी 5 लैपटॉप बेच चुका था। एक मिनट, मतलब ये एजेंट है और ये प्रिंसिपल है, और एजेंट 5 लैपटॉप की अथॉरिटी को ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका है। अथॉरिटी एक्सरसाइज फॉर 5 लैपटॉप्स। Shyam asked for 11% commission on the sale of 5 laptops of 1 lakh each examined. वो जो उस तक वो लेटर पहुंची नहीं है इसीलिए वो 5 बेच चुका है, तो एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। Whether sale of laptops after revoking Shyam's authority is binding on Rama? Whether sale of laptops after revoking Shyam's authority is binding on Rama? Yes, if revocation was never known to him. दूसरा, whether Shyam will be able to recover his commission from Rama? If yes, what will be the amount of such commission? 1 लाख, एक कितने 5 लैपटॉप, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख के ऊपर 11%। लेट्स सी क्या दिया आंसर उन्होंने। जैसे जब हम एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट कर देते हैं, जो अथॉरिटी वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका होता है उसके प्रति हम उसकी अथॉरिटी को खत्म नहीं कर सकते। वो कहते हैं रेवोकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब वो कम्युनिकेट होती। सिंस अभी तक उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन को रिसीव नहीं किया हुआ था, तो जो 5 लैपटॉप उसने सेल किए हैं वो 5 लैपटॉप की सेल क्या है, वैलिड। और वो कह रहा है कमीशन कितनी मिलेगी, ये देखो 5 लैपटॉप मल्टीप्लाई बाय 1, 5 लाख इंटू 11, कमीशन कितनी हो गई 55,000। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, जो आपने पहले में अपने वहाँ पे आपने वहाँ पे लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट
बेटे वहां पे राइट्स लिखवाया था, यहाँ पे एंटी एनरोचमेंट ड्राइव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, मतलब ये वो नेशनल लेवल के राइट्स नहीं है, लोकल लेवल के राइट्स है। अगर लोकल लेवल के राइट्स होंगे और घर को डिमोलिश कर दिया गया उस चक्कर में, वहां पे फिर उसको कोर्ट आपको एक्सक्यूज देगा। आगे चलते हुए, इंचोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, याद करो, इंचोएट इंस्ट्रूमेंट वो होती है जो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट होती है इन मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, जिसपे सिर्फ साइन हुआ है, बाकी सब चीजें क्या है, ब्लैंक। इंचोएट इंस्ट्रूमेंट को होल्डर कंप्लीट करेगा, फिर वो उसको प्रेजेंट करेगा, फिर जाके उसकी पेमेंट हो सकती है। और इंचोएट इंस्ट्रूमेंट के केस में इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना कंपल्सरी होता है, और जिसने इंचोएट इंस्ट्रूमेंट बनाई है उसने खुद उसको जाके हैंड ओवर किया हो तभी लाइबिलिटी अराइज होती है, नहीं तो नहीं। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती कि वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि वो प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। दोनों को एक बारी जाके रीड कर लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा इंचोएट इंस्ट्रूमेंट, एक बारी रीड कर लो, आंखों से निकल जाएगा। देख लो जी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है रिलेटेड टू सर्टेन एस्पेक्ट्स, ड्रॉर, मेकर, एक्सेप्टर, एंडोर्सर ने उसके ऊपर साइन उसी ने किया, एंड डिलीवर भी उसी ने ही किया हो, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इंचोएट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जिस होल्डर के पास आएगा उसके पास पावर है कि वो इसको फिल कर सकता है। अगर वो होल्डर के पास आएगा तो वो उतना फिल कर सकता है जितने की आपस में ट्रांजेक्शन थी। अगर वो एचडीसी के पास आएगा तो वो कितना फिल कर सकता है, जितने तक की स्टैंप लगाई गई है। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से 17 आ गया। वो कहते हैं हमारे को डाउट है कि वो प्रॉमिसरी नोट है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो होल्डर उसको ट्रीट करेगा हम भी उसको वही ट्रीट करेंगे। एक बारी होल्डर ने जो उसको ट्रीट कर दिया, बाद में उस नेचर को वो बदल नहीं सकता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए जी, अगर ये वाले पेपर को देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, केस स्टडीज कम है, और जो एमटीपी पहला किया था उसमें केस स्टडीज ज्यादा थी, तो उनका कोई मान नहीं है, हमें नहीं पता क्या होना। कोशिश दुआ करो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए। आगे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज। अरे यार 6 नंबर का रेगुलेटरी तो आना ही आना है। सेबी पे डिटेल्स देनी है, आरबीआई पे डिटेल्स देनी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे डिटेल्स देनी है। सिंस इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टिल आप एक बारी रीड कर लो, एक बारी आंखों से निकल जाएगा जल्दी से। 2 अप्रैल 1988, जल्दी जल्दी एक बारी गो थ्रू कर लो। मैम एमटीपी में से कोई क्वेश्चन पेपर में आता है? आज तक तो कभी नहीं आया। कुछ नहीं पता होता इनका, कुछ नहीं पता है। जल्दी जल्दी प्लीज, आई वांट यू गाइस टू एक बारी गो थ्रू विद दिस। बच्चे जो नोट्स लिखते हैं ना, छोटा मोटा आरबीआई है जी, बाकी बैंक को कंट्रोल करता है, उसकी जब तक ये मेन ब्रांचेस, ये मेन चीजों के बारे में नहीं बताओगे ना, ट्रस्ट मी, तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, जितनी क्रिटिकल लैंग्वेज और नॉलेज दे के आओगे, एग्जामिनर उसके नंबर देगा। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, आरबीआई बाकी बैंक्स को कंट्रोल करता है, ये तो सबको लिखना आता है। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन के नंबर हैं। कंसिडरिंग ये रेड है, अगले पे चल रही हूं मैं। चल दू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 का फर्स्ट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी है, लेट्स डिस्कस इट। राम ने सेल किए 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम एंड सेंड्स 100 बेल्स ऑफ लॉरी। हमारी बैक क्वेश्चन में से है ये। 200 बेल्स क्लॉथ के श्याम ने भेजे, सेंड 100 बेल्स ऑफ लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे। तो ये रोडवेज है, लॉरी, ये रोडवेज है बाय रेलवे। 100 बेल्स उसको लॉरी वाले तो मिल गए, इससे पहले कि बाकी वाला मिलता वो क्या हो गया, बैंकरप्ट, मतलब सामान रास्ते में है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। Ram being still unpaid stops the goods in transit. The official receiver on Shyam's insolvency claims the goods. Decide the case, मतलब टोटल में आपने क्या बताना है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की पोजेशन जब लॉस्ट हो जाता है, स्टॉपेज बिगिन कर जाता है, सामान रास्ते में होना चाहिए, बायर को, बायर के कैरियर को, बायर के एजेंट को या मिडलमैन को सामान
सॉरी मिडलमैन को छोड़ के बाकी किसी को सामान नहीं मिला होना चाहिए। अगर सेलर का एजेंट होता तो हमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाने की जरूरत नहीं थी। सिंस यहाँ पे मेंशन्ड है कि रेलवे वाले लेके जा रहे हैं, वो मिडलमैन है, तो हमने उनको स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया। स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके हम सामान को रीएक्वायर करते हैं, पोजेशन रीगेन हो जाता है, फिर से हम लियन को क्या कर देते हैं, रिवाइव। तो जो 100 उस तक पहुंच गई है उसके प्रति राइट अगेंस्ट द बायर लगेंगे 55, 56, 57। रिमेंबर, राइट टू क्लेम द प्राइस, राइट टू क्लेम द डैमेजेस। लेकिन जो अभी 100 बेल्स रस्ते में रह गई हैं उनके ऊपर 50 लगेगा, यानी कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा। सामान को रीएक्वायर आप करोगे, रीगेन करके उसके बाद आप क्या लगा दोगे, राइट ऑफ लियन। जल्दी से एक बार इसके आंसर को रीड करो, फिर हम आगे चलें। ये गिवन आंसर ये आंसर है, ये वाला। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्लासिफाई करो गुड्स कैसे हैं। 100 बेल्स गोडाउन में है, ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड, अलग हो गई हैं, अनअसर्टेन से दे हैव बीन कन्वर्टेड टू असर्टेन गुड्स। A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in the shop, अभी अलग नहीं किया, uncertain goods. T agrees to sell to S all the apples which will be produced, non-existing goods in which the form, कुछ ना गिवन हो तो हमेशा हम कौन से लेते हैं, फ्यूचर गुड्स, क्योंकि कोई भी कंडीशन अटैच्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए फिर से इस केसेस में कोर्ट डिसोल्यूशन, सेम क्वेश्चन 2 बार ही आ गया, ऊपर भी आया था जब 2 पार्टनर्स में से एक एंटी हो गया था तो हम कोर्ट में 44 में जा रहे थे डिसोल्यूशन क्लेम करने। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कोर्ट में एट द स्यूट ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व द फर्म अंडर द केस ऑफ पार्टनरशिप। तो मतलब सेक्शन कौन सा आ गया, 44, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। देखो, अगर पार्टनर की इंसैनिटी हो जाए, पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, बार बार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि पैसे की हेरा फेरी, कैश इधर उधर करना, इरोनियस नकली अकाउंट्स रखना, बिना पूछे 100% इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, रेगुलरली लॉसेस होते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है तो उनके बिना पे भी 44 में पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन क्लेम की जा सकती है। ठीक है जी, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जी C5 का C, in accordance with the provisions of Indian Contract Act, again direct question, rights of bailor against any wrongdoer, 180 में हम बोलते हैं कि तुम्हें सेम राइट मिलेंगे जो बेलर के पास है वही बेली को भी मिलेंगे, और 181 कहता है कि जो भी कंपनसेशन मिलेगी वो बेलर और बेली में आपस में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दी जाएगी। रिमेंबर? और ड्यूटीज ऑफ पॉनी, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें स्टिल दिखा रही हूं। आ जाओ जी, ये रहा पहला 180 रॉन्ग डूअर, आना 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 जरा, पहले 180, उन्होंने 181 नहीं दिया बट आप दोगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सेटलमेंट की अमाउंट तो 181 में ही आती है, आप दोनों दे के आओगे, 180 भी दोगे और 181 भी दोगे। पॉनी कौन होता है? पॉनी मनी लेंडर, क्योंकि सिक्योरिटी बेसिस पे हुआ ना, तो मनी लेंडर इज पॉनी। तो पॉनी की क्या क्या ड्यूटी बनती है? सी, मैंने आपको बोला था जब भी आपने प्लेज का केस लेना है, आपने लेना, आपने गोल्ड गिरवी रखवाया, आपने गोल्ड गिरवी रखवा के लोन लिया, तो जिसके पास गोल्ड गिरवी रखवाया उसकी क्या ड्यूटी बनेगी? उसको गोल्ड की रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी, वो गोल्ड का अनऑथराइज यूजेज नहीं कर सकता, मेरे लोन चुकाने पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गोल्ड मुझे रिटर्न करे, अगर मेरे गोल्ड के ऊपर कोई एडिशन हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एडिशन को भी मुझे वापस करे, वो मेरे गोल्ड को इनकंसिस्टेंट यूजेज नहीं कर सकता। देख लो, वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है। अपने आप को पहले उस सिचुएशन में डालो और फिर सोचो कि वो बंदा क्या क्या नहीं कर सकता, वो हो गई उसकी ड्यूटीज। समझ आया जी? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेक्शन देने थे ड्यूटीज ऑफ, देना चाहते हो और अगर बिल्कुल एग्जैक्टली याद है तो बिल्कुल दो, नहीं याद है तो दैट्स फाइन। आगे चलते हुए, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अमन ने ड्रू किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑन बबान, हु एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन और ऑर्डर। ठीक है,
इसका मतलब है अमन ड्रॉर है, बबन ड्रॉई है, मगन पेई है। मगन ने बिल आगे इंडोर्स कर दिया गगन को। एक मिनट, बिल बना किस पे है? बबन पे। बबन से आया अमन के पास, अमन से गया मगन के पास जो कि पेई है। बी कौन था? ड्रॉई। मगन ने आगे इंडोर्स कर दिया गगन को, गगन ने आगे इंडोर्स कर दिया आकाश को। ओके। हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन, ये डेथ हो गई जी इसकी। ऑन द सेम डे हिज ओनली सन अंकित डिलीवर्ड द बिल टू आकाश। अच्छा जी, इसका मतलब है एक मिनट गगन ने एक मिनट आकाश डिलीवर टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे। एक मिनट, गगन ने इंडोर्समेंट करी है बट डिलीवरी करने से पहले भगवान को प्यारा हो गया। डिलीवरी इसने नहीं करी है। हमने क्या पढ़ा है? अच्छा, जो साइन करता है वही डिलीवर करता है। वो तो सिर्फ इंचुएट इंस्ट्रूमेंट में था। ठीक है, मान लेते हैं एंडोर्स कर दिया पर उसने डिलीवरी नहीं की है। ठीक है जी। हाँ, उसके भी हाफ पे यहां पे अब आ गया अंकित। अंकित ने जाके ये बिल डिलीवर किसको कर दिया है? आकाश को। जब बिल प्रेजेंट करने की बारी आई, ये बबन जी कहते मैंने तो नहीं पे करना। कहता तुझे नहीं पता कि नेगोशिएशन में डिलीवरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और तेरे को जो बिल आकाश, जो तेरे पास बिल आया है वो तेरे पास जी से आया ही नहीं है, तो मैं तेरे को ऑन द डेट पे क्यों करूं? दिस इज द क्वेश्चन। पहले 46 आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। पहले तुमने बता दिया डिलीवरी इसेंशियल फीचर है। इंस्ट्रूमेंट बेयरर हो तो कल्ला डिलीवरी से होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर पे हो तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होता है। और वो कहते हैं एक्चुअल फिर डिलीवरी दो तरह की होती है। नेगोशिएबल में, एक्चुअल में तुम फिजिकली हैंड ओवर करते हो, कंस्ट्रक्टिव में तुम इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं करते। तुम इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं करते, तुम किसी एजेंट को, क्लर्क को, सर्वेंट को दे देते हो आगे हैंड ओवर करने के लिए। ठीक है, आगे जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो जाती इंस्ट्रूमेंट रिकवरेबल नहीं होता। ये सारी चीजें उन्होंने दे दी। और उन्होंने देखो बहुत क्लियरली बताया, अगर एक पर्सन ने इंडोर्समेंट करी थी, इससे पहले कि वो उसको सेंड करता वो मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पर्सन का उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता। एंड द सेम बाय मियर डिलीवरी देयर ऑफ। इन द इंस्टेंट केस वो कह रहे हैं कि जो बात अंकित ने करी है गगन को, वो डिलीवरी करके ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब क्योंकि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। एज इसी वजह से जो बबान कह रहा है कि आकाश मेरे से रिकवरी नहीं कर सकता, आकाश वाक्य में रिकवरी नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे से रिलायबल लिमिटेड एक इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडियन कंपनी ने मशीनरी इंपोर्ट करी है। यूएसए बेस्ड कंपनी जो एक्सपोर्टर है, उन्होंने, द इंडियन कंपनी ड्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, हु एक्सेप्टेड द मुंबई एंड एक्सपोर्टर डिसाइड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। पहले देख, तीन चीजें देखनी होती है, बना कहाँ, किस पे बना, पे कहाँ हुआ। पहले देखते हैं बना कहाँ। इंडियन कंपनी ड्रू बिल, तो इंडिया में बना। ऑन मनीष जो कहाँ रहता है, बना किस पे, वो मुंबई में है। तीसरी चीज क्या देखनी है, पे कहाँ होगा, हु एक्सेप्टेड द बिल एट मुंबई पेबल टू एंड लॉस एंजलस। यार इंडिया में बन गया, बाकी दोनों में से कोई एक फीचर इंडिया में चाहिए होता है, रिमेंबर, तो हम इसको इनलैंड बिल कंसिडर करेंगे। लेट्स सी द आंसर। याद है मैंने बोला था तीन एलिमेंट होते हैं, तीनों में से दो देखने होते हैं। ये देखो, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रैक ड्रॉन और मेड। सी मैंने तो बड़ी इजीली बता दिया, तीन में से दो एलिमेंट होने, लिखने में जान जाएगी। सी प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक।
drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland bill. इन द इंस्टेंट केस के हिसाब से इंडिया में ड्रॉ हुआ था, एक्सेप्ट भी इंडिया में हुआ है, पेबल इंडिया के बाहर हुआ है, तो हम इसको इनलैंड बिल मानेंगे बिकॉज 3 में से 2 एलिमेंट इंडिया के। ठीक है जी, आगे चलते हुए बी पार्ट पे आ गए अब हम। आंसर द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है जी। एजेंट कैन नॉट personally enforce nor be personally bound by the contracts on behalf of the principal, however there are some exceptions। एजेंट पर्सनली लाइबल कब कब होता है? दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? राइट्स बता दो इंडेमनिटी होल्डर के। सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने पेज ओपन कर दिया है, हम डायरेक्टली इसको यहां से कवर कर लेंगे। जैसे कब कब एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है? पहला, जब एजेंट ने परचेज किया और प्रिंसिपल कहां पे रहता है? अब्रॉड। दूसरा, जब एजेंट ने डील किया, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया। फिर जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इनकम्पिटेंट। एजेंट ने प्रिटेंड किया और प्रिटेंड होने दिया, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, प्रिंसिपल ने रेटिफिकेशन नहीं किया, तो भी वो किसके सर पे पड़ जाएगा? एजेंट के। इंडेमनिटी होल्डर के ये 2 ही तो सेक्शन थे इंडेमनिटी के। इंडेमनिटी होल्डर का क्या राइट है? वो सारे डैमेजेस जो उसने सूट में पे किए, सारी कॉस्ट जो डिफेंडिंग या इंटेंडिंग अ सूट में पे करी, या कोई भी सम जो उसने राइटफुली पे किए फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ सूट, वो सब वो उससे रिकवर कर सकता है। उसके साथ उन्होंने और दिया हुआ है, या आप ये बी और सी के तौर पे कर सकते हो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? और कोई भी 3 रूल्स बता दो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। इतने सारे रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं? 32, 33, 34, 35 का 1, 35 का 2, 36 याद है? कोई भी रूल्स उन्होंने बोला कोई भी 3 दे दो, कोई भी 3 दे देना। इट इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। जे ने प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर किए ऑन अप्रूवल ऑफ 100 बैग्स ऑफ राइस 10 kg टू लोकल रिटेलर on sale on returnable basis within a month of delivery. The next day the retailer sold 5 bags. उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसने डीलर को ये शो कर दिया कि मुझे बैग्स एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसने 5 बैग्स सेल किए हैं। अब क्या हुआ जी? 1 वीक लेटर वो कह रहा है जी क्वांटिटी राइस की मैच नहीं करती। भाई तेरे को अब सपना आया है, तूने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया हुआ है? एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि तूने 5 बैग्स को क्या किया है? सेल। देखते हैं उन्होंने कैसे दिया हुआ इसको। सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे हम आ जाएंगे। सेल ऑन रिटर्न बेसिस कौन से सेक्शन में आता है? 24। पहले सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे बताया, या तो बंदे ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी होगी, या उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे हमें शो होता है कि उसने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया है? अडॉप्ट। ठीक है, और उसने अपने रिजेक्शन का हमको कोई भी नोटिस या अप्रूवल नहीं दिया था। इन द गिवन केस जे जो सेलर है वो कहते हैं उसने 100 बैग डिलीवर किए थे रिटर्नेबल बेसिस पे, उसने 5 बैग बेच दिए। ये इंप्लाई करता है कि उसको ये 5 बैग 100 में से तो कम एक्सेप्टेड। ध्यान देना है। अ वीक लेटर उसने कंप्लेंट किया, लोकल रिटेलर रिसीव द कंप्लेंट ऑफ सम डिफेक्ट इन द राइस बैग्स, ही वांटेड टू रिटर्न ऑल द बैग्स। अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजन लोकल रिटेलर कितने रिटर्न कर सकता है? 95 बैग्स, क्योंकि अभी उनका अप्रूवल नहीं गया था। लेकिन जो 4 बैग्स वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, ही हैज डन समथिंग व्हिच शोज दैट ही हैज अप्रूव्ड द ट्रांजैक्शन। उन 4 को वो वापस नहीं कर सकता। क्यों? वो कहते 4 बैग की 5 बैग। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। बेचे 5 है, इंक्लूडिंग द 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के। हमें क्या लेना देना उसने यूज किया कि नहीं किया? हम 5 के लिए सेल, तो 95 की डिटेल अलग दोगे, 5 की डिटेल अलग दोगे। अच्छा, नीचे नोट दोगे। अगर ये सिंगल ट्रांजेक्शन है, आपको कैसे पता लगा कि मैम कैंसिल हो सकता है? क्योंकि यहां पे क्या वर्ड दिया था? यही अगर 100 बैग्स की लमसम अमाउंट दी होती, फिर 5 एक्सेप्ट करने का मतलब था 100 के 100 बैग एक्सेप्ट हुए। समझ आई मेरी बात?
यहां पे सेपरेशन है, सेवेरेबल है। सेवेरेबल लॉ में कैसे पता लगता है? जब सबकी कंसिडरेशन सेपरेट दी हो। यहां पे क्योंकि कंसिडरेशन सेपरेट दी है इसलिए 5 की ट्रांजेक्शन उन्होंने अलग एक्सप्लेन करी है, 95 की अलग। अगर गलती से यहां पे वो ईच बैग की अमाउंट ना देके 100 के 100 बैग की लमसम अमाउंट देते, फिर ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेड थी, जो 95 थी वो भी रिजेक्ट नहीं हो सकती थी। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है?